Hello everyone, welcome to Sketch School of Art and Creativity. आई एम आर्किटेक्ट फारूकल। तो गाइज आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करें और इस सीरीज का नाम है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्ट। आज की ये वीडियो इस सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर के बारे में। गाइस इससे पहले भी हम अपने चैनल पर काफ़ी सारी सीरीज अपलोड कर चुके हैं जैसे कि इंडियन हिस्ट्री या फिर फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो गाइस उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप नाटा एनजे ब्याक की प्रिपरेशन काफ़ी सीरियस होकर कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वरना आप आने वाली इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस को मिस कर दोगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग वर्ड बाय वर्ड सारे वर्ड्स का मतलब समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है। तो देखो गाइस प्री हिस्टोरिक का मतलब है एक वो टाइम पीरियड जिस टाइम पर लोग लिखना नहीं जानते थे और इसके साथ वो पढ़ना भी नहीं जानते थे। अब क्योंकि उस टाइम में लिखना और पढ़ना दोनों ही नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो उन्होंने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए उन पर हमें कोई भी राइटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिला। तो गाइस ये जो टाइम है प्री हिस्टोरिक का, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं लगभग आज से 2.5 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम। तो भाई ये जानकारी हमें कैसे मिली कि उस टाइम पर कोई भी राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं था। तो ये जानकारी हमें बेसिकली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिली। तो जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने जो उनको रैलिक्स वहां से मिले, जो स्टोन पीसेस वहां से मिले और जो भी फॉसिल्स वहां से मिले, उनसे पता चला कि इस टाइम में कोई भी राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं। अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर की। अब प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर उन बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जिनको अर्ली ह्यूमंस ने राइटिंग सिस्टम के डेवलप होने से पहले बनाया था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टोन हेज और ये स्ट्रक्चर इंग्लैंड में बना हुआ है। नाटा का अभी जो एग्जाम का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि आपको फोटो दी गई और पूछा गया कि इसका आइडेंटिफाई करिए कि किस लोकेशन पर ये लोकेट। तो करेक्ट आंसर था इंग्लैंड। इस बिल्डिंग का नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम है बेसिकली स्टोन हेज। अब स्टोन हेज अगर आप एलिवेशन में देखते हो तो ये आपको ऐसे दिखता है, बट अगर आप उसके प्लान को देखते हो तो ये आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स में देखने को मिलता है। तो गाइस ये है हमारा प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए आप थोड़ा सा और देख लेते हैं प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए जो हमारा प्री हिस्टोरिकल इरा है हम उसको स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपको स्टोन एज भी देखने को मिल सकता है एग्जाम। अब इस प्री हिस्टोरिकल इरा यानी कि हमारा स्टोन एज जो है हमने इसको 3 मेन सब इराज में डिवाइड करते हैं। अब 3 वो सब इराज हैं हमारे, पैलियोलिथिक इरा, मेसोलिथिक इरा एंड द थर्ड इज नियोलिथिक इरा। पैलियोलिथिक इरा को आप ओल्ड स्टोन एज भी बोल सकते हैं, मेसोलिथिक इरा को आप मिडिल स्टोन एज भी बोल सकते हो एंड नियोलिथिक इरा को आप न्यू स्टोन एज भी बोल सकते हो। अभी क्या आप इसको याद कैसे रख सकते हो? ये जो वर्ड आपको दिखता है लिथिक, ठीक है, इसका मतलब होता है बेसिकली स्टोन। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी आपको लिथिक देखने को मिला, इसका मतलब स्टोन। इरा का मतलब आपका एज और मीसो का मतलब मिड और पैलियो का मतलब ओल्ड एंड नियो मीन्स न्यू। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इनका मतलब क्या है। पैलियोलिथिक इरा जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं एंड सेकंड मेसोलिथिक जिसको हम मिडल स्टोन एंड नियोलिथिक को हम लोग न्यू स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इनके टाइम के बाद। तो देखिए जो पैलियोलिथिक इरा है ये आज से 2.5 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम, लगभग 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख साल पहले की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें मेसोलिथिक इरा की तो वो टाइम है 15,000 ईयर्स अगो का। एंड नियोलिथिक का कब था? नियोलिथिक था हमारा आज से 11,000 साल
होते हैं, कि 11,000 ईयर्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक इरा की बात। अब पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये इरा एक ऐसी इरा थी जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रिमिटिव स्टोन टूल्स देखने को मिली, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा ओल्ड टूल्स आपको देखने को मिले। क्लियर? तो शुरुआती जो टूल्स थे जो कि काफी रफ थे, कोई पॉलिश नहीं थी, बहुत ज्यादा शार्प नहीं थे, तो वो हमें इस पैलियोलिथिक इरा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे पैलियोलिथिक इरा की ड्वेलिंग्स के बारे में, यानी कि इनका जो शेल्टर्स थे, इनके जो रहने की जगह थी, कि घर जो थे, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पैलियोलिथिक इरा में पुराने जमाने के लोगों ने अपनी ड्वेलिंग्स बनाने के लिए यूज किए वुड, स्टोन्स, स्किन एंड द बुक्स। अब ये जो बोन्स होते थे, ये जनरली उन जानवरों की होती थी जिनको ये पालते थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम ड्वेलिंग्स के बारे में करने वाले हैं, तो देखिए इनके टाइम पर जो ड्वेलिंग्स हमें देखने को मिली, तो उसमें सबसे जो ज्यादा फेमस थी, फर्स्ट हम जिसको कहेंगे वो थी केव्स। तो सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जो ड्वेलिंग थी वो था हमारा केव। साथ में मैंने एक फिगर भी अटैच किया, आप इसमें देख सकते हो। सो दीज वाज द ओल्ड केव, जहाँ पे क्योंकि नेचुरली अकर होती हैं तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो काफी इजी शेल्टर्स उनको अवेलेबल हो जाते थे। अब क्योंकि ये जो केव्स थे ये काफी लार्ज होते थे, काफी बड़े होते थे, तो काफी ज्यादा लोगों के लिए रहने के लिए सफिशियंट हो। अब हम बात करेंगे ये शेल्टर्स, लाइक जैसे इनको रॉक शेल्टर्स भी देखने को मिले। ग्रोटोस की हम बात करेंगे। ग्रोटोस क्या थे? ग्रोटोस थे बेसिकली स्मॉल केव। ग्रोटोस हम लोग बोलते हैं स्मॉल केव्स। ठीक है, एंड सी केव। सी केव जनरली वो होती है जो हमारे किसी समुद्र के किनारे पर बनी होती है, और जनरली ये वेव से क्रिएट होती है। पानी की लहरें जब टकराती है स्टोन से, तब ये बनती है। ठीक है, अब सेकंड ड्वेलिंग की हम बात करेंगे, दैट इज हट। तो हट की अगर हम बात करें, तो क्योंकि ये इनको नेचुरली नहीं मिला है, इसको इन्होंने खुद क्रिएट किया, तो हट्स जो हमें देखने को मिले वो सदर्न फ्रेंच सिटीज में देखने को मिले। और अगर हम हट्स के शेप की बात करें, तो हट्स का जो शेप था वो ओवल शेप था। यहाँ पर मैंने एक आपको दिखाने के लिए एक फोटोग्राफ भी अटैच की है, आप इसको देखोगे, क्योंकि ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, तो आपको ये एक ट्राइंगल के जैसा दिख रहा है, बेसिकली कोन के जैसा। बट अगर हम इसको प्लान में देखोगे तो इसका शेप आपको ओवल शेप के जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो कुछ ऐसा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इनको बनाने के लिए स्टाउट पोस्ट का यूज किया गया है, यानी कि जो काफी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एलिमेंट्स थे। तो भाई अब हम बात करते हैं इन हट्स के फ्लोर की बात। तो इन हट्स के जो फ्लोर होते थे, जनरली उसको बनाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर और ऐश का यूज होता था, यानी कि राख और जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते थे, जैसे पत्तियां, पेड़ों से मिलने वाले पत्ते, ये सब है। तो हर्ट्स के लिए आप याद रखोगे कि ऑर्गेनिक मैटर और एश को यूज करके इनके फ्लोर्स बनाए जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की ड्वेलिंग, एक ऐसी ड्वेलिंग जो बहुत ही ज्यादा फेमस है प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर के टाइप पे। एंड ये हमें दो लोकेशंस पर देखने को मिली, पहला मोलोडोवा में एंड सेकंड मैजुरिच। ठीक है, मोलोडोवा और मैजुरिच दो लोकेशंस हैं जहां पर ये हमें देखने को मिली। आज के टाइम में हम यूक्रेन में इनको बोल सकते हैं कि यूक्रेन में आज ये लोकेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये समझना कि ये जो मैमोथ बोन ड्वेलिंग है ये है। तो गाइस अब सबसे पहले हम समझना स्टार्ट करते हैं कि मैमोथ क्या है। तो देखो गाइस, मैमोथ जो है वो एक बेसिकली एनिमल है जो आपको एलिफेंट की जैसा लग देखने में। एंड ये आज से काफी टाइम पहले होते थे, बट अभी फिलहाल ये नहीं देखने को आपको मिलते हैं, और जनरली एलिफेंट की जैसे लगते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये एलिफेंट के पूर्व वंशज है। तो अब ये जो मैमोथ होते थे, इनकी बोन सेम बनाते थे हम मैमोथ बोन ड्वेलिंग्स। इस मैमोथ की जो भी हड्डियां होती थी
और जो भी स्कल होता था उनको हम यूज करते थे ये ड्वेलिंग्स पर। तो मैमोथ बोन ड्वेलिंग का अगर आप फिगर देखोगे तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हो ये है आपका एक मैमोथ बोन ड्वेलिंग, ठीक है। इसमें इन्होंने मैमोथ की बोन्स को यूज करके इसका एंट्रेंस बनाया है। इसकी जो कवरिंग है वो उसकी स्किन से बनाई है और जो स्ट्रक्चर है वो उसके बोन से बना, ठीक है। और ये अंदर से काफी बड़े होते थे। चलिए अब बात करेंगे मैमोथ बोन ड्वेलिंग्स जो हमें मैचरिच में देखने को मिली। उनमें भी आप सेम चीज देखोगे कि मैमोथ के जॉस को यूज किया गया, यानी कि मैमोथ की जबड़े का, उसकी लॉन्ग बोन्स को यूज किया गया और स्कल का भी यूज किया है। और रूफिंग करने के लिए ट्री की ब्रांचेस को और लीव्स को भी इन्होंने यूज किया। तो ये था आपका मैमोथ बोन ड्वेलर, करेक्ट। चलिए, तो गाइस अब हम बात करेंगे पिट हाउस के बाद, ठीक है। अब जनरली पिट का मतलब आप जानते हो डिप्रेशन, ठीक है। अब ये वो डिप्रेशन नहीं जो आप समझ रहे हैं। इस डिप्रेशन का मतलब इसकी डेप्थ जो आपको ग्राउंड लेवल से नीचे इनमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये बनाए कहाँ पे जाते हैं। तो जनरली ईस्टर्न यूरोप में क्या था कि टेम्परेचर काफी लो होता था। तो लो टेम्परेचर में, क्योंकि अगर आप कोई भी ग्राउंड लेवल से नीचे बनाते हो तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो जनरली हीट के लिए, थोड़ा वार्म रखने के लिए ये पिट हाउसेस बना होते थे। तो भाई अब हम पढ़ेंगे मीसोलिथिक एरा के बाद, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि मीसो का मतलब है आपका मिड, ठीक है। एंड लिथिक मीन्स स्टोन एंड एरा मीन्स एज। यानी अब हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का टाइम। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीसोलिथिक एरा की बात। अगर इस एरा की हम बात करें तो इस एरा में जो विलेजेस थे उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करना स्टार्ट किया। यानी कि जो भी विलेजेस थे आप देखोगे काफी सिस्टमैटिकली अरेंज किया जा रहा था। ये आर्कियोलॉजी से हमें मिले हुए कुछ स्ट्रक्चर्स की फोटोग्राफ्स हैं। तो आप इनमें देख सकते हो कि विलेजेस को काफी सिस्टमैटिकली यहाँ पे अरेंज किया गया और जो भी हाउसेस थे उनको अलाइन किया गया प्रॉपर रोज में और रेगुलर प्लान्स भी बना। क्योंकि इस टाइम में मीसोलिथिक एरा में सेटलमेंट्स वाटर बॉडीज के पास होने लगा, यानी कि लोग वाटर बॉडीज के पास अपने घर बनाने लगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? वाटर बॉडीज के पास में ही सेटलमेंट्स बनाने का उनके लिए ये फायदा हुआ कि उनको फिशिंग आ गई। फिशिंग आ गई, साथ में उनके जो एनिमल्स थे उन एनिमल्स के लिए उनको पानी लाने के लिए कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। आप फार्मिंग भी करने लगे, कल्टीवेशन होने लगा, तो वेजिटेबल्स भी उनको मिलने लगे। तो ये सारे काफी सारे फीचर्स थे। उन्होंने सीरियल्स का भी कल्टीवेशन किया, अनाज उनको प्रॉपर मिलने लगा, ठीक है। अब जब फार्मिंग हुई तो उसके लिए टूल्स भी बनाए गए, तो फार्मिंग टूल्स भी हमें देखने को वहां पे मिले और अच्छी खासी आपको फिशिंग भी देखने को मिलती है मेसोलिथिक इरा। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मेसोलिथिक इरा में आपको ऐसी शेल्टर्स देखने को मिली, ड्वेलिंग्स देखने को मिली जो वाटर बॉडीज के अराउंड में थी और फिशिंग कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ और डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हुआ। और गाइस एक बात था, मेसोलिथिक इरा की जो ड्वेलिंग्स थी वो पैलियोलिथिक इरा की ड्वेलिंग से काफी ज्यादा ड्यूरेबल थी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, इस टाइम पर जो ह्यूमंस थे वो काफी ज्यादा नोमैडिक हुए, यानी कि वो काफी ज्यादा ट्रैवल करने लगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो आइस एज था वो आपका एंड हो चुका था। अब ज्यादा ट्रैवल करने लगे, एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पर जाने लगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीसोलिथिक एरा में मिलने वाली ड्वेलिंग्स। तो मीसोलिथिक एरा में आपको दो ड्वेलिंग्स देखने को मिलती है, पहला हट्स एंड सेकंड आपको देखने को मिलता है पिट हाउस। आप क्योंकि हट्स आप ऑलरेडी देख चुके हो, हट्स को आपने पैलियोलिथिक एरा में भी देखा है और आपको वो मीसोलिथिक एरा में भी देखने को मिलती है। अब हम हट्स की बात करें
तो इन हट्स को बनाने पे बम्बूस का यूज किया गया, ठीक है, बांस का यूज किया गया, बम्बू का यूज हुआ। तो बम्बू आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। बम्बू को एज अ रीइंफोर्समेंट भी यूज किया जा सकता है, अगर आपको पता हो तो बम्बू एक काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। तो मीसोलिथिक इरा के लोगों ने अपने लिए जब ड्वेलिंग्स बनाए तो उन्होंने बम्बू का काफी यूज किया। और जनरली इनके जो प्लान्स थे, यानी कि अभी हम बात करें हट्स की, ठीक है, तो इनके जो प्लान्स थे वो थे आपके ट्रेपिजमेंट, यानी कि अगर इनके शेप की बात करूं तो ये आपको कुछ इस शेप के देखने को मिलते थे। चलिए, अब ये हट्स भी आपके जनरली वाटर बॉडीज के अराउंड ही, उनके आसपास ही बनी हुई होती थी। तो वही जैसा कि आपने देखा कि जब हम पैलेओलिथिक इरा के बारे में बात कर रहे थे तब हमने बात की थी हट्स की, और आपको याद होगा उन हट्स में हमने क्या यूज किया था कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर थे, मटेरियल थे, उनको हमने यूज किया। एंड साथ में हमने ऐश को भी यूज, यानी कि हमने राख को यूज किया। लेकिन अगर हम बात करें मीसोलिथिक इरा की, तो मीसोलिथिक इरा में हमने यूज किया है लाइम। तो यहाँ प्लास्टर किया गया, जो हमारा फ्लोर था उसको प्लास्टर किया हमने लाइम की हेल्प। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पिट हाउस। हमने पिट हाउसेस पैलियोलिथिक इरा में भी देखे हैं, तो ज्यादा इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि ये डिप्रेशन के अंदर बने हुए होते हैं एंड बम्बूस एंड स्टोन्स को यूज करके इनको बनाएंगे। तो गाइस अब हम बात करते हैं नियोलिथिक इरा, ठीक है। नियो की बात करें तो नियो का मतलब है न्यू, ओके, एंड लिथिक का आपका मतलब है स्टोन, करेक्ट। एंड इरा, इसका मतलब आपका बेसिकली एज, ओके। तो नियोलिथिक इरा को आपको एग्जाम में न्यू स्टोन एज के नाम से क्या देख पाओगे, करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि न्यू स्टोन एज की जो ड्वेलिंग्स थी वो ज्यादा परमानेंट थी या फिर पैलियोलिथिक इरा थी, करेक्ट। तो नाम आपको समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी टाइम के बारे में बात करेंगे। तो नियोलिथिक इरा का जो टाइम था वो था 10,000 से 900 BC के बीच का था, ओके। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मटेरियल की जो अब तक किसी ने यूज नहीं किया, तो वो मटेरियल है आपका मड ब्रिक। तो मड ब्रिक यूज किया गया मेसोलिथिक इरा। अब क्योंकि नियोलिथिक इरा में एग्रीकल्चर काफी डेवलप हो चुका था, लोग फार्मिंग करने लगे थे, तो लोगों ने धीरे धीरे सेटल होना एक ही जगह पर स्टार्ट कर दिया। इसलिए नियोलिथिक इरा की जो ड्वेलिंग्स हैं वो ज्यादा सस्टेनेबल आपको दिखती हैं, करेक्ट, एंड वो सस्टेनेबल है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं नियोलिथिक इरा के ड्वेलिंग्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको ड्वेलिंग दिखेगी दैट इज योर लॉन्ग हाउस। अब क्योंकि नाम में ही लॉन्ग है तो आप समझ गए होंगे कि सर इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होगी और इसकी जो विड्थ है वो काफी एज कम्पेयर टू द लेंथ कम होगी। तो अगर आप विड्थ की बात करते हो तो इसकी विड्थ आपको 5.5 से 7 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। 5.5 टू या फिर 7 मीटर आपको देखने को मिलती है। और अगर आप लेंथ की बात करोगे तो लेंथ आपको जनरली 20 मीटर से 45 मीटर हो सकती है, 20 मीटर या फिर 45 मीटर, करेक्ट। अब क्योंकि आप देख रहे हो इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है, साइज ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा फैमिलीज साथ में रहती होगी। तो इनमें जो रहने वाली फैमिलीज थी वो ज्यादा होती थी, यानी कि मेंबर्स भी उनमें ज्यादा रहते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, यानी कि लॉन्ग हाउसेस को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है। तो इसको बनाने के लिए वाटर एंड डोप का यूज होता था, करेक्ट। अब ये वाटर क्या है, ठीक है, लेट मी क्लियर इट। चलिए, तो देखिए वाटर एक्चुअली हम लोग बोलते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जनरली बम्बूस को यूज करके या पेड़ की पतली पतली लकड़ियों को कट करके और ऊपर एक स्ट्रक्चर बना के उन्हें अरेंज करके जब आप यूज करते हैं। तो जनरली ये जो आप देख रहे हो ये जनरली आप कह सकते हो कि दिस इज योर वाटर, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड वर्ड है आपका डोप। सेकंड वर्ड है आपका डोप। अब डोप बेसिकली होता है हमारा गीली मिट्टी। तो पहले क्या किया जाएगा कि पहले वाटर तैयार किया जाएगा एंड देन इसके ऊपर डोव अप्लाई की जाएगी, करेक्ट। So this was the
मैप। तो वाटर लाइन डोब से नियोलिथिक स्ट्रक्चर्स को बनाया गया, यानी कि लॉन्ग हाउसेस को। करेक्ट। अब देखिए, जब ये स्ट्रक्चर बनाए जाते थे तो क्योंकि हमें डोब की जरूरत पड़ती थी, तो हम डोब की जरूरत है तो मिट्टी को हमें खोदना पड़ता। ठीक है। अब मिट्टी को खोदने के लिए क्या करते थे, उसी लोकेशन के आसपास पिट्स बना देते थे। यानी मान लीजिए, अगर इस स्ट्रक्चर को उन्होंने बनाना है तो इसके पास में ही थोड़ी सी कहीं दूर पे कोई गड्ढा बना लिया, वहां से मिट्टी लेकर आए इसकी डोब की। करेक्ट। अब ये जो गड्ढा बनता है इसको फिर ये स्टोरेज के लिए यूज करते थे। तो अभी डन। ठीक है, अभी हमने कंप्लीट कर लिया लॉन्ग हाउस। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ड्वेलिंग्स की। तो नियोलिथिक इरा में आपको सेकंड टाइप ऑफ ड्वेलिंग जो मिलती है उसका नाम है ड्राई स्टोन हाउस। अब क्योंकि नाम में ही ड्राई है तो आप समझ गए होंगे कि सर ये जो ड्वेलिंग है इसको बनाने में किसी भी तरीके के मोर्टार का यूज नहीं किया गया होगा। तो उन्होंने जब ड्राई स्टोन बनाए तो उनमें किसी भी तरीके का मोर्टार यूज नहीं किया। अब काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर इसमें मोर्टार नहीं यूज किया गया तो फिर ये स्टैंड कैसे कर। तो देखो गाइस, जनरली इसकी जो विड्थ होती थी, अगर जैसे मैं ये मेरी ये वॉल है तो इसकी विड्थ काफी ज्यादा होती थी, जैसे 1 मीटर 2 मीटर और समटाइम्स मोर देन दैट। ठीक है। अब काफी बार ऐसा भी होता था कि ये जो वॉल बनती थी इसके बीच में आपको कैविटी भी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मैं इसका प्लान ड्रॉ करूं तो मान लीजिए कि आपकी एक वॉल ये हो गई, बीच में आपको गैप दिया की कैविटी दी, और फिर आपकी ये सेकंड वॉल। तो इस टाइप की आपको वॉल्स देखने को मिलती थी मेसोलिथिक इरा। करेक्ट। चलिए, अब अगर हम इनके प्लान्स की बारे में बात करें तो जनरली इनके जो प्लान्स होते थे वो रेक्टेंगुलर शेप होते थे। यानी कि आपको इनके प्लान में एक रेक्टेंगल शेप देखने को मिलता। ओके। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके जो कॉर्नर्स होते थे देवर राउंड। ठीक है, देवर सर्कुलर इस तरीके। यानी आपको कोई शार्प कॉर्नर देखने को नहीं मिले। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपको एक सर्कल देखने को मिलता है, बेसिकली सर्कुलर। ठीक है, नॉट प्रॉपर सर्कल बट एक आप कह सकते हो आपको एक सिगमेंट आपको दिखता है सर्कल का। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड की, यानी कि थर्ड ड्वेलिंग की। तो अब इन्होंने काफी सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए। अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो इन्होंने कलेक्टिव टूम्स बनाई, जिसमें दो जिसको दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, पैसेज ग्रेव एंड सेकंड गैलरी। करेक्ट। और इन्होंने मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी बनाए, जिसमें मैनहर्स, डोलमन्स एंड हिंजेस भी थे। अब काफी सारे लोग पूछेंगे सर ये मेगालिथिक क्या। तो एक्चुअली मेगालिथिक होते हैं, मेगा का मतलब बेसिकली लार्ज। करेक्ट, कि जो काफी साइज में बड़े हो, और लिथिक का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दैट इज स्टोन। तो यानी कि काफी लार्ज बिग स्टोन्स को यूज करके इन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बना। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैसेज ग्रेव्स के बारे में। करेक्ट। अब देखो, जो पैसेज ग्रेव्स होती है जनरली इसमें जो माउंड होता है, पहले भी एक बार हम इस इमेज को देख लेंगे। तो पैसेज ग्रेव आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। करेक्ट। इसमें आपके पास एक सर्कुलर शेप, यानी कि आप कहोगे कि नॉट सर्कल नहीं है बट हाँ, बट ऑलमोस्ट ओवल शेप आप कह सकते हो। अब इसका जो माउंट है उसका साइज है आपको 38 मीटर बाय 32 मीटर। करेक्ट। तो बेसिकली ये इसके अंदर आपको बरियल चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गैलरी ग्रेव्स के बारे में। ठीक है। गैलरी ग्रेव्स जनरली एक काफी लेंथी एक गैलरी होती है। करेक्ट। और इसकी जो लेंथ है वो होती है 23 मीटर लॉन्ग। करेक्ट। तो जनरली ये भी इसमें भी आपको बरियल चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे मेगालिथिक्स के बारे में। ठीक है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स के बारे। ठीक है। अब ये जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स थे वो मैंने आपको बताया कि 3 स्ट्रक्चर्स थे जो काफी ज्यादा फेमस थे। फर्स्ट मैनहर्स, सेकंड डोलमन्स एंड थर्ड हेंजिस। ओके। तो मैनहर की अगर मैं बात करूं तो मैनहर एक सिंगल अपराइट स्टोन था। ठीक है। और काफी इसकी जो हाइट थी वो ज्यादा होती थी। करेक्ट। और ये एक सिंगल स्टोन से बना पीस होता था। ठीक है। ये एक सिंगल स्टोन होता, ऐसा नहीं कि काफी सारे पीसेस को ज्वाइन कर करके इसको बनाएगा, नहीं, ये एक सिंगल पीस था।
ओके, सो दिस इज योर मैनहर्स्ट। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर बनाई थी। तो जनरली गाइस मैनहर्स जो होते थे ये बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए बनाए जाते थे। जैसे अगर आज भी आप देखोगे तो अगर किसी कब्रिस्तान में जाओगे तो आप देखोगे कि दफनाने के बाद छोटा सा एक स्टोन लगा देते हैं ताकि उस बरियल साइट को वो मार्क कर सके, राइट। तो ऐसे ही नियोलिथिक इरा में ये मार्क करने के लिए मैनहर्स का यूज करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डॉलमेन्स। ठीक है, अगर हम डॉलमेन की बात करें तो डॉलमेन स्ट्रक्चर जो है एक टेबल के जैसा होता है। ठीक है, इसमें नीचे आपको 2 या फिर 3 आपको वर्टिकल एलिमेंट्स दिख सकते हैं एंड टॉप पर ऊपर आप एक फ्लैट प्लेट स्लैब टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर मैं एक शॉर्ट में कहूँ तो ये आपको जनरली एक टेबल के जैसा आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डॉल। ओके, अब हम बात करेंगे हिंजेस। ठीक है, और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टोन हिंज। आप इसको लाइक पर्टिकुलरली अगर आप किसी स्पेसिफिक साइट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहो, जैसे अगर मैं बात करूं कि सर इंग्लैंड में जो बना हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोन हिंज। अगर ये इंग्लैंड में है सो दिस इज योर स्टोन हिंज। लेकिन अगर हम हिंज की बात करेंगे तो बेसिकली ये सर्कुलर शेप में यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स में बने हुए, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में बने हुए अरेंज स्टोन्स है। करेक्ट। तो ये सारे स्टोन्स जब आपस में मिलते हैं तो ये एक्चुअल में एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। एक नहीं, काफी सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। करेक्ट। और गाइस अगर हम बात करें कि ये का पर्पस क्या था तो गाइस एक्चुअल में अगर हम बात करें तो हिंजेस का जो एक्चुअल पर्पस है वो आज तक पता नहीं है। ठीक है, काफी सारी स्टोरीज है कि हिंजेस को टाइम को चेक करने के लिए, टाइम देखने के लिए बनाया जाता था या बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए बना था, और भी काफी सारी इनके पीछे स्टोरीज आपको सुनने में मिल सकती। बट जो एक्चुअल है वो अभी तक किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ये था आपका मैनर्स, डोलमेन्स एंड हिंजेस। ओके गाइस, तो आज हमने कंप्लीट किया प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर। और गाइस मैंने इस वीडियो में आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए। आपको कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, बट क्योंकि इस स्लाइड में काफी सारा था तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसके लिए आप स्लाइड को रोको, आप वीडियो को पॉज करो और अच्छे से समझिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि गाइस आपको आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। गाइस क्या आप 11th या 12th में हैं और नाटा एंड जेईई आप पेपर 2 की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप एसएससी ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसमें घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। अब क्योंकि ये इंस्टीट्यूट एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज मिलती है और आप बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ते हो। तो गाइज अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम अपने क्लासेस में कैसे पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो आप उसके लिए हमारी फ्री लाइव डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। और इसके साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हो, वहाँ पे आप टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ सकते हो, उनके रिव्यूज भी देख सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। गाइज एसएससी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें क्लासेस की टाइमिंग फ्लेक्सिबल होती है तो आप अपने कॉलेज के साथ भी इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। और हाँ गाइज एक बात और, हमारी ज़्यादातर क्लासें इवनिंग में होती हैं और वो इस टाइम होती है जब आप अपने कॉलेज से, अपने ट्यूशन से फ्री हो जाते हो। तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल टाइमिंग है, यानी कि 8 to 10 के अप्रॉक्स आपकी सारी क्लासेस होती हैं। तो गाइज अब आप ये कर सकते हो कि आपको हमारी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और अपना फ्री डेमो क्लासेस के लिए बुक कर सकते हो। इसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डेमो क्लासेस बुक करने के लिए लिख दिया है, तो फिर जल्दी से आप अपने लिए फ्री डेमो क्लासेस बुक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।